रिजल्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको दिमाग खपाना ही पड़ेगा, किताबों में प्रैक्टिस सेट में आपको खपाना ही पड़ेगा खुद का दिमाग। और अगर आप सोचते हैं कि कोई तीसरा तरीका होगा सेटिंग वाला, या फिर और भी कोई तरीका, या कोई एक जादू का झप्पी होगा जिससे कि आपको सिलेक्शन मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आपको अगर अपनी परछाई भी चाहिए है ना, तो उसके लिए आपको चलकर धूप में आना पड़ता है, ना कि धूप जो है ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच जाएगा। तो यानी मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए आज देखेंगे हम लोग सेट नंबर 6 को, और इसके बाद हमारा जो पूरा का पूरा सेट है वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद जो हम लोग मैराथन देखने वाले हैं वो सिर्फ अंतिम क्षण की जो तैयारी है ना उसको देखेंगे, और सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आप जिसका कहेंगे मैं उनका करा दूंगा, एसके झा का कहेंगे उनका करा दूंगा, ज्ञान बिंदु का कहेंगे मैं उनका करा दूंगा, लेकिन आपको बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज कराएंगे। और साइंस का मैं थोड़ा और भी करा दूंगा ताकि आपकी तैयारी जो है और बेस्ट हो सके। तो चलिए आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और पूरी वीडियो को देखिएगा और फिर हमें कमेंट करके बताइएगा कि सातों का सातों सेट ऐसा कितने बच्चे हैं जिन्होंने देखा, और जिसने भी देखा वो हमें अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने में, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है आपका पंचवेद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रखा है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला है सूतकांगे डोर की खोज किसने किया हुआ था। तो सूतकांगे डोर की जो खोज किया हुआ था ये था आपका ऑरेलस्टाइन ने किया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये था आपका सर्प, यानी सांप था इनका प्रतीक चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहमनी वंश का राजभाषा क्या था। तो बहमनी वंश का जो राजभाषा था ये था आपका मराठी। अच्छा, आपको ये कमेंट करके हमें बताना कि जो कन्नड़ भाषा है किस राज्य की राजभाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था। तो अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत जो है 1562 ईस्वी में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा एक काम आपको करना है कि अकबर का जो बचपन का नाम था वो क्या था, आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो मैंने आपको ये क्वेश्चन आपसे किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया। तो शिवाजी के द्वारा पहली बार सूरत को जो है ये लूटा जाता है 1664 ईस्वी में लूटा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है। तो बहादुर शाह को जो है शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। तो इनकी अगर बात करूँ तो ये था कौन, तो ये था अल्फांसो द अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है असत्य का मिलान करना है, कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे असत्य देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1602 में बनती है, और उसके बाद डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1616 में स्थापित होती है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में, जबकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये आपका यहाँ पे गलत दे रखा है। तो आपको कमेंट करना है कि इसकी स्थापना कब होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काल कोठरी की त्रासदी जिसको कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना कब घटता है। तो ये घटना जो है 20 जून 1756 ईस्वी में घटती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जलियांवाला बाग में हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया था। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये था हंसराज। ऑप्शन नंबर कौन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू किए हुए थे। तो गांधी जी के साथ जो है टोटल 79 कहीं कहीं पे दिखता है, तो कहीं कहीं के पे 78 भी दिखता है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, और वैसे भी आप लोग NCERT को फॉलो करना। अच्छा, तो आपको ये बताना है कि ये जो दांडी यात्रा था, दांडी मार्च था, ये कब प्रारंभ होता है, आपको ये बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने नारा दिया था प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं। तो ये जो नारा दिया हुआ था ये दिया हुआ था सैमुअल एडम्स के द्वारा। अब देखिए कई बार क्या है कि इस PDF के अंदर बहुत सारी थोड़ा बहुत गलतियां हैं, और अगर मैं गलतियां बोल जाता हूं बोलने के क्रम में, तो आप क्या करिए कि उसको सही आंसर को कमेंट करिए, तो और मैं आपका जो आंसर है ना उसको पिन कर दिया करूँगा ताकि सबका हेल्प हो जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपको भी पता है कि मैं भी आप ही की तरह इंसान ही हूँ, तो मेरे से भी गलतियाँ हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने किया हुआ था। तो यंग इटली की स्थापना जो है ये मैज़नी ने किया हुआ था, जिसको क्या कहते हैं, तो इटली का एकीकरण का जनक बोलते हैं मैज़नी को। अगला है, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है। तो इसका मंदाकिनी कौन सा है, तो यह है देवयानी। अगला है, निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो मकर रेखा इक्वाडोर से होकर नहीं गुजरती हैं। और वैसे आप अगर इसको याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए कि किस किस देश से मकर रेखा गुजरती है। अगला है, औसत्य का मिलान करना है। तो यहाँ पे 17 की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये
इथोपिया, सोमालिया, जिबूती के अंदर पाया जाता है। जबकि गोल्ड कोस्ट है आपका घाना के अंदर। अंध महाद्वीप जो है किसको कहते हैं, तो ये अफ्रीका को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन स्पेशली पूछा जाता है, अंध द्वीप या अंध महाद्वीप किसको कहते हैं। और वनों का देश जो है ये गलत दे रखा है, तो आपको कमेंट करना है कि वनों का देश किसको कहते हैं। जबकि भारत के अंदर अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आपको पता है कि एरिया के अकॉर्डिंग जो है मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संकोच नदी निम्न में से किन दो राज्यों के बीच में सीमा बनाती है। तो ये संकोच नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चारागाह को किस राज्य में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। तो बुग्याल या प्यार के नाम से उत्तराखंड के अंदर जाना जाता है। अगला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस में स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर जो स्थित है ना, ये दक्षिणी अंडमान के अंदर स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर जो है एक आपका ज्वालामुखी स्थित है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। उसका नाम क्या है, आपको नाम को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सही है। तो देखते हैं कौन सा कथन है। तो देखिए, इसका काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश के कारण होता है, ये गलत है। इसे काली या कपासी या रेगुर मिट्टी कहते हैं, यानी काली मिट्टी, कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहते हैं। तो ये तो सही है। यहाँ पे आपका पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरा जो है आपका इनका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल राइट है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन सा देश है। तो ये कौन है, तो ये है चाइना, यानी चीन हो जाएगा। उसके बाद है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है। तो इसका मुख्यालय जो अवस्थित है ये आपका कलकत्ता के अंदर, यानी ZSI इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आपका कलकत्ता के अंदर अवस्थित है। अगला है, आपको बताना है कि जो कोलकाता है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत की निम्न प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी में किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ है, यानी कौन सा कंपनी जो है कनाडा के सहयोग से भारत के अंदर बनाया गया है। तो ये जो इंडाल्को है ना, इसको बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बन गया। तो ये हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये है आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है, आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि मूल कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कितनी है। उसके बाद तो चलिए यहाँ पे हम आंसर की बात करते हैं। तो लोक चुनावों में मतदान करना ये जो है मूल कर्तव्य नहीं है, जबकि वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा या तुलना करना, संविधान के प्रति निष्ठावान और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये तीनों की तीनों सही है। लेकिन पहला ऑप्शन जो है ये मूल कर्तव्य हमारा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। वंश के अकॉर्डिंग हाँ कर सकते हैं प्राप्त, देशीकरण से ये भी कर सकते हैं, और उसके बाद है वशीकरण आधार पे, तो ये भी वंशीकरण आधार पे, यानी वंश दर वंश यहाँ पे रहते आ रहा है। शायद ये वंशीकरण, ये आपका पंजीकरण लिखना चाह रहा है, वंशीकरण नहीं होगा, पंजीकरण लिखना चाह रहा है। तो पंजीकरण के आधार पे भी होता है और भूमि विस्तार के भी द्वारा होता है। तो यहाँ पे सारे के सारे जो ऑप्शन है ना 1 2 3 4 ये सारे के सारे सही हैं। इस आधार पे भारत की नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुधार सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है। तो ये किसने कहा था, तो ये है आपका KT शाह के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के मध्य में विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया था। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो मुद्दे होते हैं उसको सुलझाने के लिए जो समितियां गठित की जाती है, तो यहाँ पे समिति का नाम दे रखा है, आयोग का नाम दे रखा है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा आयोग जो है इस रिलेशन में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भगवान, ये आपका गाईपोरिया समिति, ये इसमें नहीं आते। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो किसका मिलान गलत है, ठीक है। तो देखिए, राज्यपाल का कार्यकाल 156 में होता है। उसके बाद है राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है, ये भी सही है। उसके बाद है राज्यपाल का शपथ जो है ये यहाँ पे गलत है। तो आप हमें बता दीजिएगा कि राज्यपाल का शपथ किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग लेते हैं। जबकि अगर मैं राष्ट्रपति का शपथ की बात करूँ तो वो भी बताइएगा, और प्रधानमंत्री का जो शपथ होता है वो भी बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक है आपका राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, ये 161 में होता है, जबकि आपका जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कितना होता है, तो उनका होता है 72 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विधेयक बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है।
तो ये कौन सा विधेयक है, तो ये है आपका वित्त विधेयक। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम की सूची में शामिल किया गया, तो ये किया जाता है श्री सेशन आयुक्त यानी श्री सेशन की सिफारिश के ऊपर। अगला क्वेश्चन है 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या कब तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है, तो ये यथावत कब तक रखने का किया गया है, तो ये है आपका 2026 तक। उसके बाद है तो आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि भारत के अंदर अभी लोकसभा की कुल सीट कितनी है और उसके बाद बिहार के अंदर विधानसभा की कुल सीट कितनी है, आपको ये दोनों चीज़ कमेंट करना है। ठीक है, मैं भारत में लोकसभा की सीट पूछा और बिहार में विधानसभा की सीट पूछा हूँ, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे, तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति जो हैं ये SV कृष्णमूर्ति राव थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्षमादान जो है ये आपका हो जाएगा पूर्णतः माफ़ कर देना। क्षमादान का मतलब क्या होता है, पूर्णतः माफ़ कर देना। तो 1 का हो जाएगा आपका 3। ठीक है, 1 का हो जाएगा आपका 3। और उसके बाद जो है परिहार का मतलब होता है दोषी व्यक्ति की सज़ा की मात्रा को कम करना, तो ये होता है परिहार। तो B का 5। तो ऐसा कहाँ पे है, तो ऐसा हमें एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है C में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन है, तो ये हैं आपका हिरन। यानी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता वो होते हैं जो कि घास वगैरह खाते हैं, तो वो आते हैं प्रथम श्रेणी के। और जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाते हैं वो द्वितीयक में आ जाते हैं। चलिए अगला है, किसी जंगल के निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है, तो ये दर्शाता है पिक्नोक्लाइन दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आर्द्रभूमि मिजोरम में स्थित है, तो मिजोरम के अंदर जो है ये पाला आर्द्रभूमि अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं डेंड्रोलॉजी। उसके बाद है एंटोमोलॉजी में बताइएगा क्या होता है। और उसके बाद जो एंथोलॉजी इसके अंदर भी बताइएगा, क्योंकि ये दोनों पूछा जाता है। और इक्थायोलॉजी जो है इसमें भी बताइएगा। ये तीनों क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आते हैं, इसीलिए आपको बताना है। सूक्ष्म नलिकाओं के समूह सिस्टर्नी कोशिका के किस अंगक में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका गोल्जी काय में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला है, तेल का एक बैरल निम्न में से कितने के बराबर होता है, तो ये होता है आपका 159 लीटर के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, इसको मैच करना है, तो चलिए इसको मैच करते हैं। तो यहाँ पे जो फैथोमीटर होता है ये समुद्र की गहराई को मापता है, यानी इसको फैथोमीटर कहता है। फैथो लिखा हुआ है हिंदी, यानी ये जो ट्रांसलेट किया होगा यानी गूगल हिंदी से लिखा गया होगा, इसलिए ये जो है हिंदी को कुछ से कुछ लिख लेता है। तो ये फैथोमीटर है। फैथोमीटर क्या करता है, समुद्र की गहराई को मेज़र करता है। उसके बाद जो है बैरोमीटर क्या करता है, तो वायुमंडलीय दाब को नापता है। तो 1 का 4 हो गया। उसके बाद B का 1 हो गया। ऐसा कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ऐसा हमें B ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोलक की टाइम पीरियड ये किसके ऊपर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है लंबाई के ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से बने ये रंग कौन से होते हैं, यानी रंगीन जो टीवी होते हैं उसके अंदर जो है प्राथमिक रंग का यूज़ किया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है प्राथमिक रंग में कौन आते हैं, तो मैंने बताया था आपको RGB होते हैं। ठीक है, तो RGB कहाँ पे है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, तो थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापक्रम को बनाए रखना, यानी जो गर्मी है उसको मेंटेन रखना, जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना। इसके बाद है आपका फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसके अंदर भरी जाती है नियॉन गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, तो इसका नाम है रुद्रम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इस तत्व की प्रोटॉन संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे प्रोटॉन संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 18। क्यों, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यानी किसी भी तत्व में किसी भी एलिमेंट में जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इस कारण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा B राइट हो जाएगा। उसके बाद है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं, CaSO4। तो उसके बाद हाफ H2O, तो कैल्शियम हाइड्रेट
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट कहाँ है, तो हमारा है ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। वायुयान के टायरों में भरने में निम्न में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो है नाइट्रोजन भरा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाए। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। इधर जो है एसिड दे रखा है, उसके साथ हमें क्या करना है, तो मैच करना है। तो ठीक है, चलिए मैच करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है अचार। अचार के अंदर जो होता है एसिडिक एसिड होता है, ठीक है। और उसके बाद है जो आपका खट्टा दूध है उसमें क्या होता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ए का 2 और उसके बाद बी का 3। तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा है ओनली ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सेब में क्या हो जाता है, तो मैलिक एसिड हो जाता है, और सोडा वाटर में क्या हो जाता है, तो कार्बोनिक एसिड हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माचिस बनाने में निम्न में से मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये फास्फोरस का मैनली यूज़ किया जाता है मुख्य वस्तु के रूप में। उसके बाद है मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया था वह कौन था, तो वो जीवधारी जो था ये था आपका मटर यानी गार्डन पे। ठीक है, तो ये मटर था। इसके बाद है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो ये एक होता है ना दूध का दांत जिसको कहते हैं, और एक आपका परमानेंट दांत होता है। तो ये टोटल जो है 20 दांत ऐसे होते हैं जो कि दोबारा से उगते हैं, यानी बच्चे में दांत टूटते हैं, आपको याद होगा, और फिर वहाँ पे दोबारा से दांत आते हैं। तो वो जो दांत टूटते हैं ना वो दूध के दांत होते हैं। टोटल इसकी संख्या 20 होती है, और जबकि परमानेंट दांत कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। इस प्रकार से टोटल कुल जीवन में दांतों की संख्या जो है वो आपका 52 हो जाता है। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है, तो ये किसको प्रभावित करती है, तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो पौधों द्वारा अवशोषण होता है नीला और लाल का अवशोषण काफ़ी तेज़ी से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सुमेलित करना है, विटामिन दे रखा है और उसके कमी से बीमारी दे रखा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा विटामिन सी के कारण क्या होता है, तो स्कर्वी होता है। तो विटामिन सी के कारण, तो चलिए विटामिन सी के कारण जो है स्कर्वी हो गया। और उसके बाद जो है फॉलिक अम्ल जो है किस में होता है, तो फॉलिक अम्ल होता है आपका रक्त अल्पता में। फिर विटामिन ए के कारण जो है रतौंधी होता है। तो ऐसा ऑप्शन जो है आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला 58 को सुमेलित करना है। चलिए 58 देखते हैं। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से मिलता है, तो महिलाओं के अंदर मिलता है जो कि गर्भाशय से मिलता है। वहाँ पे क्या होता है, इसका सेक्रेशन होता है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से, तो ये अंडाशय से पुरुष में मिलता है। उसके बाद थायरॉक्सिन है, ये थायरॉक्सिन जो है थायरॉयड से निकलता है। उसके बाद इंसुलिन है, ये अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, बीटा कोशिका से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है, यानी जल से होने वाला रोग है, तो ये कौन सा रोग है, तो ये आपका हैजा जो कि जल के कारण होता है। उसके बाद है केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका वर्तिका, जिसको इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास सूचकांक यानी HDI का प्रतिपादन कब किया गया, तो इसका प्रतिपादन जो है 1990 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष एकल का खिताब जो है नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। इसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए विचार करते हैं और उसके बाद फिर आंसर को देखते हैं। तो मनोज सोनी जो है ये UPSC के नए अध्यक्ष हैं, नए चेयरमैन हैं, सही बात है। उसके बाद कह रहा है कि अनिल कुमार जैन जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हुए हैं। तो ये भी जो है सही है, और इसको चेक किया तो ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नियुक्त हुए संबंधित जो CEO हैं, डायरेक्टर हैं, अधिकारी हैं, उनको मैच करना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जो लिंडा याकारनी है, ये आपका ट्विटर के CEO बन चुके हैं। इसको ध्यान रखना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा आपको। प्रवीण सूद जो है CBI के नए डायरेक्टर हैं, ये भी सही है। अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है, तो ये आधारशिला जो है इन्होंने इंडोनेशिया के अंदर रखा हुआ है। तो इंडोनेशिया की आपको राजधानी बताना है, मैं वेट कर रहा हूँ
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। किसी देश का आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है पूंजी के निर्माण के ऊपर, बाजार के आकार के ऊपर और प्राकृतिक संसाधन के ऊपर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो भारत की जो रैंकिंग रही है भाई बड़ी ख़राब है। कौन सा? तो 161 है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर के अंदर। कहाँ पे? तो जयपुर के अंदर। अगला है कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला देश का प्रथम, यानी कौन सा देश प्रथम बन गया? तो ये है रूस। ठीक है, रूस, जहाँ की रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और यहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है? रूबल चलती है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो सर्वाधिक मापदंड जो है प्रति व्यक्ति आय होता है, पर कैपिटा इनकम। यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये है भारत की समाचार एजेंसी यूनिवार्ता। क्या ये सही है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं है इसलिए। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यूरोपीय संसद का जो मुख्यालय स्थित है ये आपका लग्जमबर्ग के अंदर स्थित है। उसके बाद है निम्नलिखित में से सऊदी अरब की राजधानी कहाँ पे स्थित है? चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो सऊदी अरब की राजधानी जो है आपका रियाद यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, राइट। ठीक है, तो ये ओमान कहाँ की राजधानी? तो ओमान बता देता हूँ, मैंने खुद बता दिया आपको। ओमान की राजधानी मस्कट है। बाकी आप बताइए ये साना कहाँ की राजधानी है? उसके बाद मनीला कहाँ की राजधानी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उसके बाद है डायट किस देश के संसद का नाम है? जिस तरह हमारे देश के पार्लियामेंट का नाम संसद है, उसी तरह डायट किस देश के संसद का नाम है? तो ये जापान का है। कहाँ का है? तो ये जापान का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? तो ये आपका मेघालय के मासिन राम में होता है। तो 75 का आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए किसने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विकसित किया? तो ये किसने किया हुआ था? तो ये किया हुआ है जेम्स रोबिन और महबूब उल हक ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शांति वन में किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो शांति वन के अंदर जो है जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रादेशिक सेना का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो इसकी स्थापना जो है किया जाता है 1949 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है भांगड़ा, गिद्धार, डफ, धामान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप समझ चुके होंगे कि ये कहाँ का है। तो ये जो है आपका पंजाब का है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सन 1951 में भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का कितना योगदान था? तो कितना % योगदान था ये हमसे पूछ रहा है। तो ये था आपका 15% का योगदान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है ये मैथ का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसको भी समझाते हैं और कैलकुलेशन आपको खुद से करने हैं। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम जो है आपको दे रखा है 12 और लघुत्तम जो है 600 दे रखा है। उनमें से एक संख्या दे रखा है। तो पहले तो दूसरी संख्या निकालते हैं, फिर कुछ सोचेंगे। तो देखिए दो संख्या, एक 12 हो गया, दूसरा जो है 600 है। ठीक है, यानी दो संख्या में लघुत्तम और यानी एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या तो हमारा 24 है, दूसरी संख्या हम कुछ भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालिए। तो x का वैल्यू निकल के कितना आ जाता है? तो ये 300 आ जाता है। इसको सोल्व करिए तो 300 आ जाएगा। अब हमें बोला है कि औसत क्या होगा। तो पहली संख्या तो हमें दे रखा है कितना? तो 24 और दूसरी संख्या कितना हो गया? 300। तो 300 + 24 कितना हो गया? तो 324 और बटा में 2 करिए। तो इससे हमें एवरेज मिलेगा कितना? 162 का एवरेज मिलेगा। तो ऑप्शन से यहाँ पे राइट हो जाएगा। यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 हो तो x का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि औसत निकालते कैसे हैं। तो औसत निकालते कैसे हैं? तो सारे संख्या को जोड़ दीजिए, यानी 11 प्लस में 23 प्लस में x, यानी 3 संख्या हो गया। तो इसी को 3 से भाग दे दीजिए और औसत दे कितना रखा है? तो 40 दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए। तो x का वैल्यू निकालिएगा तो आपका आंसर जो है निकल जाएगा। कितना निकलेगा? तो हो जाएगा आपका 86। ये हो गया हमारा औसत, ये x का वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक मशीन का 10% वार्षिक दर से मूल्य अवमूल्यन होता है, मतलब घटता है। यह मशीन 3 वर्ष पहले x रुपये में खरीदी गई थी, ऐसा हम मानेंगे। यानी 3 वर्ष पहले खरीदी गई थी और उसका वर्तमान मूल्य अभी दे रखा है आपको 87,480 रुपये। तो ये कह रहा है कि यह मशीन कितने रुपए में खरीदी गई थी। तो ये कितने में खरीदी गई थी ये बात हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको x रुपये मान लेंगे।
तो x रुपए में खरीदी गई थी और उसके बाद इसका मूल्य जो है घटते गया। कैसे घट रहा है भाई? तो 10% जो है हर एक वर्ष घट रहा है। तो 10% को क्या बोलते हैं? तो आपको पता है कि 10% को कहते हैं 10/100। 10/100 का मतलब हो गया क्या? 1/10 कहते हैं। यानी 10 अगर मूल्य था तो 1 रुपये घट जाता है, तो कितना बच जाता है? अब 9 बच जाता है। तो अब लिखेंगे पूरा 9/10। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष जो है ये मूल्य घट के कितना रह रहा है? 9/10 रह रहा है। तो चलिए, एक वर्ष यानी पहला वर्ष जो है x रुपये जो ये मूल्य था वो घट के कितना हो गया? 9/10। दूसरा वर्ष भी 9/10 घट जाएगा, तीसरा वर्ष भी 9/10 घट जाएगा। अब ये तीसरा वर्ष में आ चुके हैं, जो कि यानी वर्तमान में हम आ चुके हैं, और वर्तमान में जो इसका मूल्य है वो है आपका 87,480 हैं। अब इसी को सोल्व करिए, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, और x का वैल्यू जब निकालेंगे तो आपके सामने जो है ये 12,000 रुपये निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन खुद से ही करिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राघवन ने स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा। यानी अगर ये अंकित मूल्य हैं तो इसने कितने में खरीदा? इसने 13 में खरीदा। तो मतलब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखिए, MP मतलब हो गया आपका अंकित मूल्य, उसके बाद ये हो गया CP यानी क्रय मूल्य जितने में खरीदा, और जितने में बेच रहा है उसको भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SP। तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है 15। 15 को क्या मैंने कहा? तो ये कहा अंकित मूल्य है। 13 क्या है? तो 13 जो है इसके लिए क्या हो गया? तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया। आगे पढ़ते हैं सवाल को। आगे कह रहा है कि अंकित मूल्य के तथा अंकित मूल्य के 12% अधिक में बेचा। अंकित मूल्य है कितना? मैंने कितना माना? तो 15। उसके बाद 12% अधिक में बेचा, तो 4% को क्या कहते हैं? 4% नहीं, 12% को कहते हैं 12/100। और इसको जब छोटा करेगा तो 3/25। अधिक बोला है तो 3 को जोड़ दीजिए 25 में, तो 28/25। अब इसको करिए सोल्व। जैसे ही सोल्व करिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? 16.8 आ जाएगा आपका, 16.8 आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि लाभ प्रतिशत कितना है। आप यहाँ पे देखो कि 13 में खरीदा और 16.3 में बेचा, तो कितने का लाभ लिया? तो आप कहेंगे 3.8 का लाभ लिया। कितने के ऊपर? 13 के ऊपर, मतलब क्रय मूल्य के ऊपर। तो अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। इसको सोल्व करिए तो आपके सामने जो है ऑप्शन नंबर C यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा शेष 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करता है, तो कुल यात्रा की औसत चाल कितनी है? तो देखिए औसत निकालते कैसे? तो औसत निकालते हैं कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ औसत यानी ABG, एवरेज बराबर कुल दूरी। कुल दूरी है कितना? तो 30 है, प्लस में कितना है? तो 40 है। ठीक है, बटा अब इसकी मैं बात कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा? तो पहला दूरी देखिए, अब हमें क्या करना है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो मैंने लिख लिया, अब समय लिखना है हमें, तो समय पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे दूरी दे रखा है और यहाँ पे चाल दे रखा है, तो दूरी बटा चाल क्या होता है? समय होता है। तो दूरी बटा चाल करिए, यानी 30 को 6 से भाग दीजिए तो हमें समय आएगा। तो आ गया कितना हमारा? 5 घंटा आ गया। प्लस में दूसरा स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे आपको समय दे रखा है तो ये 5 घंटा, यहाँ पे आपको जो है तो समय आप देखिएगा यहाँ पे 5 घंटा दे रखा है। तो ठीक है, इसको अब क्या कर लेते हैं? प्लस करते हैं। तो जैसे ही प्लस करेंगे तो ऊपर हो गया 70 और नीचे हो गया 10। तो 70/10 का मतलब क्या होता है? 7 हो गया, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो गया। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 6,000 रुपये का 4 वर्ष बाद मिश्र धन जो है 7200 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहले रेट निकालना पड़ेगा। तो रेट बराबर होता है क्या? तो ब्याज गुना 100। तो देखिए जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर नहीं लिख रहा हूँ। तो ब्याज कितना? तो 6,000 से 7200 रुपये हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि 1200 रुपये का ब्याज है। तो ब्याज गुना 100 और बटे में, यानी रेट निकाल रहा हूँ तो रेट बराबर में कर रहा हूँ, तो बटे में जो हमारा मूलधन है और गुना में समय। तो समय जो है हमारा 4 वर्ष का था। तो चलिए रेट यहाँ पे निकलेगा। तो रेट कितना आएगा? तो रेट हमारा जो यहाँ पे निकल के आता है वो आता है 5%। यानी इसको आप सोल्व करिए तो रेट हमारा 5% आएगा। ठीक है, 5% रेट आ चुका है। आगे देखिए सवाल को, यदि ब्याज की दर पहले से 1.5 गुना हो जाए तो 5% का 1.5 गुना करिए। 1.5 गुना मतलब क्या होता है? 3/2 या 5 को ही 1.5 गुना कर दीजिए। तो ये बढ़ के कितना हो जाता है? तो ये 7.5 हो जाता है। ये कितना हो जाता है? 7.5% रेट हो जाता है। जो रेट 5 था अब ये 7.5 हो जाता है। तो कह रहा है कि इसी मूलधन पर 5 वर्ष बाद मिश्रधन कितना होगा। अच्छा आप एक बात बताओ हमें कि अगर 1 वर्ष में 7.5% ब्याज मिलेगा तो 5 वर्ष में इस तरह से कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे 7 × 5 = 35 प्लस 2.5 37% ब्याज मिलेगा।
अच्छा ठीक है, ये तो ब्याज हो गया, मूलधन भी तो 100% है ना, ठीक है। तो मिश्र धन टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 137.5%, ये हो गया मिश्र धन। अब बात करता हूँ मैं सवाल में जो कह रहा है उसको फिर से। तो देखिए सवाल में कह रहा है कि ये मिश्र धन कितना हो जाएगा वो हमें बताना है, ठीक है। मूलधन है हमारा 6,000 रुपये, जो कि ये कितना है 100% के बराबर है, और हमें चाहिए मिश्र धन 5 वर्ष के बाद। तो ये इसका वैल्यू कितना है 137.5%, इसका वैल्यू निकाल लीजिए तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा 8285 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इसको सोल्व करिए और समझ में ना आए तो हमें कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 65 दे रखा है, तो धन कितना है। तो इसके लिए मैंने आपको लॉजिक बताया था कि अंतर बराबर क्या करना है कि यहाँ पे मूलधन इंटू रेट का स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर कर दीजिए। तो चलिए इस पर सोल्व करते हैं। तो जैसे ही सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अंतर 65 रुपये है, इस 100 को इधर गुना कर रहा हूँ तो 100 गुना 100, ठीक है। तो हमें मूलधन निकालना है, मूलधन बराबर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रेट का डिवाइड हो जाएगा, रेट है 10%, तो 10 का स्क्वायर हो जाता है 100, तो 100 से 100 को काट दीजिए तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 6500 रुपये हमारा मूलधन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 60-50 वर्ग मीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या जानते हैं आप, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना दे रखा है 60-50 दे रखा है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो ए का वैल्यू निकालना है तो आपको पता है क्या करते हैं इसके लिए, ए बराबर अगले साइड रूट लग जाता है, यानी 60-50 हो गया ये आपका। अब इसको तोड़ना है तो देखिए 60-50 को जब आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 गुना 11 गुना 11, 5 गुना 5, ठीक है। ये हो गया 5 गुना 5, तो 11 का पेयर मिल गया, 5 का पेयर मिल गया, तो ये हो गया बाहर, तो 11 5 55 और √2 अंदर रहेगा, तो ये हो गया आपका 55 √2, जो कि ए का वैल्यू हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका ए का वैल्यू। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ए का वैल्यू हमें दे रखा वो कितना दे रखा 55 √2, और हमें पता है कि विकर्ण कैसे निकलता है, डायगोनल कैसे निकलता है, तो वो निकलता है a √2। तो a की जगह पे आप क्या करिए 55 √2 को रख दीजिए तो हमारा सोल्व हो जाएगा आंसर। तो 55 √2 अगुना √2, तो देखिए √2 इंटू √2, ये 2 बन गया, तो 55 के साथ में गुना कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसमें उम्मीद करते हैं ये आप बना पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो आप sin 30 देख रहे हैं और cos 60 देख रहे हैं, वैल्यू एक दूसरे का इक्वल होता है, तो ये 0 कट के हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे में आपका ये tan 45 कितना होता है 1 होता है, और sin 90 ये 1 होता है, तो ये माइनस में ये प्लस में ये भी कट के ख़त्म। तो आप देखिए ऊपर में tan 45 यानी ऊपर में 1 बचा, और नीचे में कितना है cos 30, cos 30 का मतलब होता है √3/2, तो √3/2 को पलट दीजिए, तो √3/2 को जैसे ही पलटेंगे तो 2/√3 हो गया। तो ऐसा तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है, और ऐसा अगर ऑप्शन नहीं है तो क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3, अब देखिए मिल जाएगा, तो 2√3/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी का उन्नयन कोण जो है ये 60 डिग्री है। तो चलिए एक दीवार बनाते हैं, ये है दीवार, इसके साथ में एक सीढ़ी लगी हुई है, ये रही सीढ़ी, और ये एक उन्नयन कोण बना रही है। तो उन्नयन कोण चलिए इसको बनवाते हैं, ये रहा उन्नयन कोण जो कि 60 डिग्री है, ठीक है। अब कह रहा तथा इसके पाद से, यानी इसके पाद दीवार से 7.5 मीटर की दूरी पे है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये आपका 7.5 मीटर है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है, सीढ़ी की लंबाई पूछी है, तो ये यानी ये जो कॉर्नर ये क्रॉस वाला है इसकी लंबाई पूछी है। तो ये कैसे मिलेगा, तो देखिए बताते हैं कैसे मिलेगा। तो हमें लगाना पड़ेगा sin थीटा। sin थीटा क्यों लगाना पड़ेगा, अच्छा sin थीटा नहीं, नीचे जो 7.5 है वो बेस मानना पड़ेगा, बिकॉज ये जो एंगल है एंगल के सामने वाला ये तो हमारा लंब होगा और ये हमारा कर्ण होगा। तो कर्ण बटा आधार, इस रिलेटेड कोई हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो cos थीटा लगाइए, तो cos थीटा जब लगाऊंगा तो cos 60 कितना, cos 60 बराबर क्या होता है b/h। तो b कितना है, तो 7.5 है, h कितना है, तो
एच तो हमें निकालना है, तो यहाँ पे आप इसको क्या करिए, हाफ बराबर 7.5 बटा एच, इसको सोल्व करिए तो एच बराबर कितना हो गया, 15 मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये होता है आपका कवित्री। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पो जोड़ अन होता है पवन। अगला देखते हैं, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसका सही मुहावरा बताना है। तो इसका सही मुहावरा होता है असंभव कार्य को करना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो जाएगा। गंदा मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो ये पर्यायवाची हैं पंकिल का। पंकिल का मतलब होता है कीचड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिनोनिम बताना है, अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पे तो कोई अंडरलाइन वर्ड ही नहीं है, तो शायद यहाँ पे कौन सा, तो इंटायर नहीं, कन्विंस्ड जो है ये अंडरलाइन होगा शायद। तो चलिए यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये एक्सेप्टिंग है, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमें फिल करना है, एयर ट्रैवल इज डैश ग्रोइंग अ मीटर ऑफ क्लाइमेट चेंज गैसेस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फास्टेस्ट हो जाएगा। अगला है, अ डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट, यानी जो प्लैनेट के पाथ को दिखाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं भाई ज़ोडायक कहते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, द होम आई डैश विद माई हस्बैंड इन 1986 स्टिल स्मॉल्ड लाइक हिम। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आपका हैड शेयर्ड आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसीड का जो है हमें अपोजिट बताना है, यानी एंटोनिम बताना है। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ाना, तो इसका उल्टा क्या होगा, ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाता है विथड्रॉ, यानी निकालना। यहाँ पे हम लोगों का जो सेट था वो पूरा ख़त्म होता है, दैन फिर हम लोग मैराथन करेंगे और बहुत ज़ोर शोर से आप लोग वेट कर रहे हैं, पता है मुझे, बस एक दिन और वेट करिए और फिर अंतिम तैयारी जो है वो धमाल मचाएंगे हम लोग।